कल क्या कुछ हम लोग पढ़े थे, उसको एक रिकैप कर लें। तो कल का जो मेन पॉइंट था हमारा, फर्स्ट पॉइंट ये था कि अकाउंटिंग क्या है, यही पढ़े थे हम लोग। अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज अकाउंट, ये भी पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये भी हमने पढ़ा था कल। इसके अलावा और हमने थोड़ा टैली के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, इंट्रो ऑफ टैली, इंट्रो ऑफ टैली। अब इंट्रो ऑफ टैली से ही शुरू करते हैं, जिनका छोटा से छोटा, जब हम मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ाएंगे तो इसको रिकैप करेंगे। आज हम लोग टैली से ही लेके आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर में हर एक काम करने के लिए क्या बनाया गया है, सॉफ्टवेयर बनाया गया है। अब जैसे मान लो ना कि मैं अभी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, सडनली आकर के कोई हमसे क्वेरी करता है कि मुझे 139 का स्क्वायर बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे, 139 का स्क्वायर बता दीजिए। अगर मुझे एक्सेल आएगा तो हम एक्सेल में बता देंगे, अगर मुझे कोडिंग आएगा तो हम कोडिंग करके भी उस 139 का स्क्वायर बता सकते हैं। और अगर कुछ नहीं तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, और यहां से भी जाकर के 139 इंटू 139, अगर कुछ भी नहीं आता है तो एटलीस्ट इतना तो आता होगा, करके बता देंगे। और अगर यही मुझे एक्सेल में भी फंक्शन लगाना आता है तो वहां से भी हम 139 या किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। यस, वहां से भी हम यह काम कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि उसका सेशन रिकॉर्ड करूं, तो सेशन रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पावरसॉफ्ट का यूज कर रहे हैं। तो पावरसॉफ्ट क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर ही तो हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, सबको पता ना। सॉफ्टवेयर बोला जाता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स को, जिसके द्वारा कंप्यूटर एक खास तरह के काम को कर सकता है। यूं कहा जाए कि एक कंप्यूटर में जान डालने का काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर। अगर एक कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को आप एलिमिनेट कर दो तो कंप्यूटर आपका सिर्फ क्या बचेगा, एक बेयर मेटल, मतलब एक धातु के जैसा है, जिसको कि आप म्यूजियम में रख सकते हो, 10 रुपए के टिकट लेके देख सकते हो, इससे कोई काम नहीं करा जा सकता। अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करना है तो हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना है उसे मैं यूज करूं, या फिर अगर मुझे कोडिंग आती हो तो हम खुद से प्रोग्राम लिख करके सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यही दो चॉइस है। अब जिस तरीके का काम होगा उसके लिए हम उसके हिसाब से, अब जैसे सोचो ना, मुझे अगर अभी किसी वेबसाइट को ब्राउज करना है तो क्या हम MS वर्ड में करेंगे, इज इट पॉसिबल, नहीं। इसे हम कहां करेंगे, क्रोम में करेंगे। तो क्रोम क्या है, सॉफ्टवेयर तो है, और क्या है। अगर मान लो मुझे कोडिंग पढ़ाना था, इससे आपसे पहले वाले ग्रुप को, तो मैंने क्या यूज किया था, MS वर्ड में कोड लिख रहा था क्या, नहीं। कम से कम नाम तो पढ़ सकते हो आप लोग। अगर नहीं भी पढ़ पाओगे चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम है VS कोड। क्या नाम है, VS कोड। तो VS कोड भी क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर। इसका क्या यूज है, मुझे अगर कोड करना है, कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, तो इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया था, इसके लिए यूज किया था VS कोड। तो इतने सारे एग्जाम्पल को लेने के पीछे हमारा एक ही मतलब है कि कंप्यूटर में अलग अलग तरह के जॉब रोल को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। अब रही बात कि इतना भूमिका हम बना रहे हैं टैली के लिए, तो टैली भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। और हमने कल बताया भी था कि सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है, 2 तरह का। अगर आपसे कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर में, तो आप क्या बोलोगे, सॉफ्टवेयर है क्या, तो आप बोलोगे सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम is called software, and a computer can perform any operation with the help of a software। और कंप्यूटर कोई भी काम किसकी मदद से करता है,
एक सॉफ्टवेयर की मदद से ही करता है। और सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, बताए भी होंगे कल, कितने तरह का बताए थे? 2। कौन कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोनों में अंतर क्या है? चलो, अगर जिसे कंप्यूटर नहीं भी आता यूज करना वो भी समझ सकता है। इवन कि अगर कोई एक इलिटरेट पर्सन भी है जो मोबाइल ऑपरेट करना कम से कम जानता है, उसको भी पता हो। अगर मोबाइल अपना यूज कर रहा है तो मोबाइल में जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या जो iOS है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बिना उसका मोबाइल क्या होगा? वो डेड हो जाएगा, किसी काम का नहीं। लेकिन उस एंड्रॉयड या iOS के ऊपर उसने MX प्लेयर यूज कर रखा है, ट्रू कॉलर यूज करके रखा है, या जितने भी एप्लीकेशन यूज करके रखा है वो सब किसका एग्जाम्पल होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं पूछूं कि दोनों में इंपॉर्टेंस किसका हाई होगा? ऑब्वियसली सिस्टम सॉफ्टवेयर का, बिकॉज सिस्टम सॉफ्टवेयर के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचता है, कोई महत्व नहीं बचता है, डाला ही नहीं जा सकता। मान लो कि अगर हमारे इस लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो क्या हम MS ऑफिस इंस्टॉल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो दोनों में नो डाउट किसका इंपॉर्टेंस आई होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब दोनों में अंतर क्या है, आप बता सकते हो? इतना कुछ समझने के बाद अगर आपको एक लाइन में दोनों में डिफरेंस बताना हो तो क्या बता सकते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के नीड को फुलफिल करता है, जो सिस्टम में लगे हुए सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल और मैनेज करता है, उसे क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के इन्वायरमेंट में यूजर के पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करेगा, वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर आप इसको ऐसे समझना चाहो तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो आप कि देखो, हमारे कंप्यूटर में यहाँ विजिबल होगा सबके लिए कि ऊपर आप ड्रॉ कर दें। अगर यहाँ मान लो कि हमारा कंप्यूटर का सारा हार्डवेयर रिसोर्स लगा हुआ है, चाहे वो क्या हो सकता है हार्डवेयर रिसोर्स? चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्स हमारा रैम हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, बैटरी हो सकता है, डिस्प्ले हो सकता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ? हार्डवेयर। अब हार्डवेयर को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कंट्रोल कर रहा होता है? इसलिए ये किसके अंडर में आ रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में आ रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन होता है? और हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ सबसे आउटर लेयर पे कौन बैठा हुआ है? यूजर, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा होगा। अगर हमें कोई भी काम करवाना होगा तो हम पहले किसको रिक्वेस्ट करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन किसे रिक्वेस्ट करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर को, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ही कंट्रोल में सारा का सारा हार्डवेयर रिसोर्सेज है। इस सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट लगे हुए हैं, चाहे रैम हो, रोम हो, हार्ड डिस्क हो, मदरबोर्ड हो, बैटरी हो, डिस्प्ले हो, ब्रिज हो, जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, उन सारे कंपोनेंट को डायरेक्ट कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस कम्युनिटी का पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। अब सोच के देखो कि क्या कोई भी ऐसा स्मार्ट डिवाइस है क्या जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ नहीं है? क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसा कोई भी स्मार्ट डिवाइस नहीं है जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम डला ना हो। वो स्मार्ट इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो स्मार्ट तो छोड़ो, वो लाइव नहीं हो सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रहेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, यूज टू परफॉर्म a specific task of user। और इसके बारे में क्या लिखेंगे? यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज द सिस्टम। सिस्टम को जो कंट्रोल और मैनेज करेगा उसे क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर।
और जो यूजर के पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करेगा उसे क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगर हम लोग टैली के बारे में बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? टैली क्या है? इज एन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, है ना। तो टैली एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो वैसे सॉफ्टवेयर को फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं जिसके हेल्प से हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उस पर रिपोर्ट बना सकते हैं, उस पर हम टैक्स फाइल कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक जो कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हो, वैसे सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टैली वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर माना जाता है लोअर एंड के लिए। अगर आप एक हायर एंड पे बात करो तो सबसे बेहतरीन माना जाता है सैप को। किसे माना जाता है? सैप। अकाउंटिंग के लिए सबसे बेहतरीन जो एप्लीकेशन है, जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, उसका नाम होता है सैप। क्योंकि यहाँ प्रोग्रामिंग का भी फैसिलिटी है, यहाँ अकाउंटिंग प्लस प्रोग्रामिंग है। लेकिन टैली में सिर्फ क्या है? अकाउंटिंग है। जहाँ प्रोग्रामिंग आ जाए समझ लो कि वहाँ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। हम अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा उसमें चेंजेस या नए फीचर्स जोड़ सकते हैं। और जहाँ प्रोग्रामिंग नहीं है मतलब वो फिक्स है, जितना बना दिया है किसी ने बस उतना ही यूज कर सकते हो। हम अपने हिसाब से उसे मोल्ड नहीं कर सकते, अपने हिसाब से उसे चेंज नहीं कर सकते। तो सैप इसीलिए पावरफुल है क्योंकि उसमें हमें अकाउंटिंग के साथ साथ प्रोग्रामिंग का भी फीचर्स मिलता है। तो टैली के बारे में अगर कहा जाए तो टैली एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसे बनाने का क्रेडिट किनको जाता है? हाँ, और उनके भरत मेहता। और कब ये पहली बार पिक्चर में आया? 1986 में। उस समय उनके कंपनी का जिसका ये प्रोडक्ट था, क्या नाम था? पीयूट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। बट लेटर ऑन उस कंपनी का नाम इन्होंने बदल करके क्या रखा? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का कहानी ये है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, और भी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ भी एज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली का यूज होता है। रीजन ये है कि टैली में काम करना बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। लाइक इसके राइवल्स के रूप में अकोर्ड का यूज होता था, विनका का यूज होता था, लेकिन उन सब के मुकाबले इसमें अकाउंटिंग वर्क परफॉर्म करना ज्यादा आसान है। टैली का पॉपुलर होने का और भी कई रीजन है। पहला रीजन ये भी है कि इसका जो इंटरफेस है, मैनेजमेंट है, वो बहुत इजी है। एक फ्रेशर भी आसानी से कुछ महीनों में सीख सकता है टैली को। पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें नेटवर्क के भी फीचर्स हैं। नेटवर्क का फीचर्स कहने का क्या मतलब ये है कि मान लो कि हमने एक सिस्टम पर टैली को इंस्टॉल किया है। अगर हमारी कंपनी में एक साथ 5 अकाउंटेंट हैं जो अलग अलग कंप्यूटर से एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन एट द एंड मैं चाहता हूं कि सबका जो रिकॉर्ड एंट्री अलग अलग मशीन से भले ही कर रहे हो, लेकिन सारा का सारा स्टोर कहाँ हो? एक सिंगल सर्वर मशीन पे। तो ये तभी मुमकिन होगा जब कोई सॉफ्टवेयर नेटवर्क फीचर्स को सपोर्ट करता हो। तो क्या टैली नेटवर्क फीचर्स को सपोर्ट करता है? तो इसका जवाब है हाँ, टैली नेटवर्किंग के फीचर्स को सपोर्ट करता है। एक और रीजन है सिक्योरिटी। अगर मान के चलो कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें सिक्योरिटी हमारा प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होना चाहिए या नहीं? अब ऐसा तो नहीं हो कि कंपनी का बैलेंस शीट कोई भी देख ले, कोई भी आए एंट्री कर ले, नहीं। जैसे ही कोई कंपनी के डेटा को, चाहे वो देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए या चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, उसका क्या होना चाहिए? पहले वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। अगर वो जेन्युइन बंदा नहीं है, अगर ऑथोराइज पर्सन नहीं है कंपनी का, अगर एम्प्लॉय है बावजूद इसके, तो वो कंपनी के डेटा को क्या नहीं कर सके? चेंज ना कर सके या देख ना सके। कैसा रहेगा? तो टैली में सिक्योरिटी फीचर्स दिया गया है, टैली में नेटवर्क का फीचर दिया गया है, टैली को बहुत सिंपल डिजाइन किया गया है।
टैली का कॉस्ट भी दूसरे जो प्रोडक्ट है, दूसरे सॉफ्टवेयर है उसके मुकाबले कम है। इवन कि आप टैली को रेंट पे भी ले सकते हैं, मंथली रेंटल पे भी टैली को यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 1 साल के लिए आप परचेज कीजिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए परचेज कीजिए। तो ये भी एक अच्छा की फीचर है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि चलो ठीक है, टैली अगर हमें यूज करना है तो टैली का कितना वर्जन होता है, हमें कौन सा वर्जन लेना चाहिए। कल बताए भी थे, टैली का 2 वर्जन होता है, एक टैली गोल्ड है और एक टैली सिल्वर है। प्राइम नहीं, वो तो एक अलग एडिशन है उसका। तो टैली गोल्ड और सिल्वर में क्या फर्क बताए थे। हाँ, सिल्वर कहने का मतलब सिंगल यूजर और गोल्ड कहने का मतलब मल्टी यूजर। इट मीन्स दैट कि अगर मान लो कि हमने टैली का सिल्वर एडिशन परचेज किया है तो उसमें क्या होगा कि अगर हमने टैली सिल्वर इस पे इंस्टॉल किया है तो एक बार में एक ही यूजर उसको लॉगिन करके काम कर सकता है उस टैली सॉफ्टवेयर पे। लेकिन अगर हमने टैली गोल्ड इंस्टॉल कर रखा है इस कंप्यूटर पे तो एक साथ अलग अलग यूजर एक ही कंपनी में लॉगिन करके काम कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए कि जरूरत क्या है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में तो मल्टी यूजर का ही जरूरत पड़ता है। तो जहां रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा है, मतलब एक से अधिक बंदे काम कर रहे हैं सेम कंपनी में, तो उस केस में हमें टैली गोल्ड लेना चाहिए, अदरवाइज टैली सिल्वर। अब किसी ने जैसे अभी प्राइम बोला, बिल्कुल सही बात, तो टैली प्राइम का अलग कहानी है। देखो, टैली का जो इतिहास था वो शुरू हुआ काइंड ऑफ टैली का जो सबसे पॉपुलर कॉमर्शियल वर्जन आया था सबसे पहले, वो आया था टैली 4.5। क्या आया था? टैली 4.5। एक चीज कॉमन देखना कि टैली का जितना भी अभी तक वर्जन आया है उन सभी में एक कॉमन पॉइंट है, सबका लास्ट सम क्या आएगा? 9 आएगा। 4.5, फिर आया 5.4, फिर आया 6.3, फिर आया 7.2, समझ रहे हैं ना? फिर आया 8.1, फिर आया 9.0। टैली 9.0 को टैली ने बोला कि ये हमारा ERP है। ERP का मतलब क्या होता है? ERP का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो टैली ने टैली 9 को बोला टैली ERP 9। इसलिए बोला क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, टैली ERP 9.0 से पहले जो टैली के वर्जन थे उसमें बेसिकली हमें फैसिलिटी मिलता था किसका? अकाउंट्स को मैनेज करने का, इन्वेंट्री को मैनेज करने का, लेकिन ये हमें फीचर नहीं मिलता था, पेरोल को मैनेज करने का फीचर नहीं था। अगर हम पूछे कि क्या टैली ERP 9.0 से पहले पेरोल को मैनेज करने का फीचर था? नहीं, पेरोल के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता था, अकाउंट्स और इन्वेंट्री के लिए अलग यूज करना पड़ता था। अब अकाउंट और इन्वेंट्री को भी थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी भी कंपनी में जो फंड्स ट्रांसफर हो रहा हो, लाइक पार्टी टू पार्टी जो ट्रांजैक्शन हो रहा हो, बैंक टू पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा, पार्टी टू बैंक हो रहा हो, बैंक टू बैंक हो रहा हो, मतलब जिसमें कि थोड़े से आगे आना पड़ेगा, तो कहने का मतलब जिसमें कि कैश, बैंक और पार्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा हो, इस तरह के ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? अकाउंट से रिलेटेड ये सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। और जिसमें कि स्टॉक से रिलेटेड काम हो रहा हो, जैसे कोई गुड्स सेल किया जा रहा हो, कुछ गुड्स परचेज किया जा रहा हो, गुड्स एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर किया जा रहा हो, तो ये सारा काम किसके अंडर आएगा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आएगा। तो अकाउंट्स और इन्वेंट्री का काम टैली ERP 9 के पहले जो वर्जन आया करता था उसमें हो जाता था, कोई इशू नहीं था, सारा फीचर्स था। लेकिन टैली ERP से पहले पेरोल का फीचर नहीं था। अब ये पेरोल क्या बला है? अकाउंट्स तो समझ में आ गया। अकाउंट्स कहने का मतलब कि कंपनी में किसी पार्टी से, किसी दूसरी कंपनी से, किसी बैंक से जो भी लेन देन होगा उस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट्स के अंतर्गत रखते हैं। अगर कंपनी में कोई भी गुड्स का जो ट्रांजैक्शन होगा उसको इन्वेंट्री में रखेंगे,
लेकिन कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय, उनका भी तो हिसाब किताब होगा। उनका अटेंडेंस शीट होना चाहिए, उनका सैलरी स्लिप बनना चाहिए, उनका टैक्स डिडक्ट होना चाहिए, ये सारे काम तो होंगे। मतलब कि अकाउंट्स और इन्वेंट्री के अलावा कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी तो मैनेजमेंट होना है। तो कंपनी में एम्प्लॉय का जो मैनेजमेंट होता है उसी को कहते हैं पेरोल मैनेजमेंट। अब पेरोल मैनेजमेंट का फीचर ERP 9 से पहले नहीं था, इसलिए टैली ने इसको थोड़ा ज्यादा ऐड किया, ज्यादा प्रमोट किया, ज्यादा इसको हाइक मिला। क्योंकि अब एक सिंगल सॉफ्टवेयर का यूज करके एक कंपनी के अंदर जितने भी तरह के ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी तरह के डेटा हैं, सबको इजीली हैंडल और मैनेज किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी इसको मिलेगी या नहीं। जो फीचर इसके अंदर नहीं था, जो लैक कर रहा था, उस फीचर को भी टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने टैली 9.0 के साथ डाल दिया और इसीलिए इसका नाम क्या रखा, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब एक बड़े इंटरप्राइज बोला जाता है एक बड़े बिजनेस को, एक बड़े बिजनेस को प्लान करने से लेकर के इम्प्लीमेंट करने से लेकर के मैनेज करने तक का सारा रिसोर्सेज, सारा टूल्स जिस वर्जन में टैली सॉल्यूशन ने डाला, उसी वर्जन का नाम उसने क्या रखा, ERP। तो ERP की कहानी समझ में आई। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो एक प्रोडक्ट बनाए और उसी प्रोडक्ट पे काम खत्म कर दे तो क्या होगा, उसका रेवेन्यू का, लोग एक ही वर्जन को यूज करके बोर भी हो चुके होंगे। कंपनी को रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू के लिए उसे नया नया प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा। अब मोबाइल कंपनी का ही ले लो, पता चला 6 महीने के अंदर में एक मॉडल अभी आउटडेटेड नहीं हुआ, तब तक दूसरा आ गया, दूसरा जब तक लोग यूज नहीं कर रहा तब तक तीसरा आ गया। तो ये कंपनी का अपना एक रेवेन्यू जनरेट करने का प्रोसेस होता है, जिसमें कि कंपनी को हमेशा लगता है कि पुराने प्रोडक्ट में ही कुछ नए फीचर्स को डालो, थोड़े बहुत उसमें कुछ अपडेट्स डालो, थोड़ा उसका डिजाइन में कुछ अपडेट डालो और मार्केट में कुछ पैसे बढ़ा करके उसको फेंक दो। कस्टमर है ही बेवकूफ, लेंगे, और यही फैक्ट है। तो कहने का मतलब ये कि टैली ERP 9 में कोई कमी नहीं थी, न है, अभी भी यूज हो गया। लेकिन टैली का एक नया डाला गया वर्जन जिसको बोला गया टैली प्राइम। क्या नाम दिया गया है, टैली प्राइम। टैली प्राइम पे वो बंदा इजीली काम कर सकता है जो टैली ERP 9 पे काम करना जानता है, क्योंकि बस उसका क्या कर दिया गया है, जो लेआउट है, आउटलुक है, जो इंटरफेस है, उसको थोड़ा अपडेट कर दिया गया है। अभी हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करके भी देख लेंगे, ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर हुआ कि टैली क्या है। तो टैली कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है। टैली एक सॉफ्टवेयर है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया, और ये इसलिए बनाया ताकि वो अपने कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज कर सके। लेकिन आज के डेट में टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का मार्केट इंडिया से बाहर भी है, और जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, भूटान हो गया, ये जितने भी कंट्रीज है, इवन चाइना हो गया, ये जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन सारे कंट्रीज में टैली का प्रोडक्ट यूज होता है एज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में। अब अगर हम बात करें इसके बाद क्या हुआ जी, पाकिस्तान ठीक है, लेकिन वहां अकाउंट्स मैनेज करने का क्या जरूरत। वही तो, अभी ये तो वही बात हो गया, किसी को खुद ही खाने के लाले पड़े हैं और उसको अकाउंट अपना मैनेज करना पड़ रहा है। और ये सब है रीजन क्या, कि आप किसी को डाइवर्ट करते हो मेन मुद्दे से। अब जैसे मेन मुद्दे से डाइवर्ट करना क्या हो गया, कि अगर तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, आप कोई बोल दे कि अच्छा चलो ना, बाहर में लंगर अभी बट रहा है, अब लो तू लंगर खाने के लिए निकल गया यहाँ पढ़ाई छोड़कर। अब उसको पता है कि जो कश्मीर हमको मिला हुआ है, उस कश्मीर को तो हम यूज कर नहीं पा रहे, उसको हम पूरा टेररिज्म के लिए लगा करके उसको बर्बाद किए हुए हैं, और बाकी उसको कश्मीर चाहिए। मतलब जो उसके पास कटोरा है सोने का,
उसको चाहता तो टेररिज्म से टूरिस्ट में कन्वर्ट कर सकता था, और सोने का कटोरा था उसके पास, लेकिन वो उसको भिखारी के रूप में ही यूज कर रहा है, भीख मांगने के लिए, कभी चाइना से कभी अमेरिका से, है ना। तो उसका तो काउंट ही नहीं करके चल रहा। जैसे कि बहुत सारे बीजेपी के लीडर कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, तभी लगता है कि एकदम सही में बेवकूफ है। कंपेयर भी करेगा तो पाकिस्तान से करना है, कोई मतलब ही नहीं, अपनी बेइज्जती खुद करवाना। तो टैली के बारे में अगर बात करें कि टैली है क्या, क्लियर। बनाने का क्रेडिट किनको गया, ये भी क्लियर। अब टैली में बेसिकली हम लोग काम कितने तरह का करेंगे, तो देखो टैली में हम बेसिकली 4 तरह का काम करने वाले हैं, वो भी मैं क्लियर कर दूं। इसके अलावा हम लोग टैक्सेशन का काम करेंगे। जैसे सबसे पहला काम हम लोग देखेंगे अकाउंट्स को मैनेज करना, फिर हम लोग देखेंगे इन्वेंट्री को मैनेज करना, फिर हम लोग देखेंगे पेरोल को मैनेज करना, और फिर हम लोग देखेंगे टैक्स को मैनेज करना। टैक्स में भी 2 तरह का टैक्सेस कम से कम आना चाहिए अगर आप अकाउंटिंग के फील्ड में जॉब चाहते हो। तो पहला आपको टीडीएस, दूसरा आपको जीएसटी। जीएसटी का क्या हाइक है तो सबको पता। टैली के लिए कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे, बंदा पूछेगा जीएसटी आता है ना। अगर एक्सेल के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे तो पूछेगा वी लुकअप आता है ना, पाइवोट टेबल आता है ना। ये 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे उसको भले ही नहीं खुद आए, लेकिन वो रटा हुआ है कि एक्सेल में ये 2 काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पाइवोट टेबल का और वी लुकअप का। वो तो पूछेगा ही पूछेगा, बाकी पूछे चाहे नहीं। उसी तरीके से टैली में कुछ पूछे या ना पूछे, जीएसटी जरूर पूछेगा। इवन लास्ट वीक में ही आए हुए थे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, या कोई एक बैंक है चौराहा के पास, वहाँ के एक एम्प्लॉई थे, बोले कि कोई एक लड़का ढंग का दे दीजिए सर, अभी उसको 18-20 हज़ार रुपया हम देंगे, रहेगा सीखेगा भी एज अ एडहॉक मोड में, अगर ढंग का बच्चा होगा तो रख लेंगे उसको। और एक ये भी है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म के साथ काम कर रहे हो तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत मैटर करेगा फर्दर। लेकिन कंडीशन वही था कि कुछ है चाहे नहीं है, जीएसटी आना चाहिए उस लड़के। तो फोकस इस बात पे रहना है कि हमें जीएसटी अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब और टैली के लिए ये तो बात क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट चीज हमें करना होता है कि कैसे हम डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे, डाउनलोड टैली। टैली हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर हमें क्या आना चाहिए, इंस्टॉलेशन ऑफ टैली। अब देखो टैली को जब इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे 2 बातें होती है। एक होता है स्टैंड अलोन और एक होता है नेटवर्क। एक होता है स्टैंड अलोन और एक होता है नेटवर्क। इसका क्या मतलब? अच्छा, मान लो कि हमारे लैपटॉप पे मैं टैली इंस्टॉल किया और टैली सिर्फ यहीं से यूज कर पा रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे इसको, स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन। लेकिन मैंने अगर टैली अपने इस लैपटॉप पे इंस्टॉल किया और अस्मिता अपने लैपटॉप से भी यूज कर पा रही है, वो अपने लैपटॉप से यूज कर पा रही है, या जितने भी आप लोग हो अपने लैपटॉप पे अगर नहीं भी इंस्टॉल किए हो सॉफ्टवेयर, फिर भी आप यूज कर पा रहे हो मेरे लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है टैली उसी को। तो ऐसा करने के लिए मुझे टैली को किस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, नेटवर्क में, ना कि स्टैंड अलोन। तो चलो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि टैली कैसे हम लोग सेटअप करते हैं, है ना। और दोनों तरह का सेटअप करना सीखते हैं, स्टैंड अलोन भी और नेटवर्क भी। अब नेटवर्क वाला बात समझना है तो किसी के पास लैपटॉप तो नहीं होगा तुम लोगों के पास है? नहीं लाया नहीं हो, लेकिन लाया है। ऑन कर लो बच्चे, ऑन कर लो और हबनेट से कनेक्ट कर लेना। हबनेट का वाईफाई का पासवर्ड मालूम ही होगा, नहीं मालूम? हाँ देखो उसको मालूम, चल कोई बात नहीं, तुम्हारा कनेक्टेड है, ठीक। स्टार्ट करें। सबसे पहले मुझे टैली डाउनलोड करना आना चाहिए। तो देखो टैली अगर मुझे डाउनलोड करना है तो कहाँ चलना पड़ेगा, चलो हम लोग ब्राउज़र में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टैली। अब जैसे ही हमने टैली लिखा, टैली का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। चलो इस पे आ गए।
अब अभी ये पूरे जोर शोर से किसको एडवर्टाइज कर रहा है? प्राइम को एडवर्टाइज कर रहा है, क्योंकि इसमें इसको पैसे ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू ओल्डर वर्जन। अब उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कुछ देखने को मिल रहा है, क्या है क्या नहीं है, जॉब वगैरह चाहिए, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो, सपोर्ट चाहिए, सब कुछ। अभी हमें क्या करना है? डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन अभी दे रहा है बना करके, टैली प्राइम 4.1। लेकिन मुझे ये दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। कि चाहिए? नहीं, मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ओल्डर वर्जन चाहिए टैली का। हम लोग ERP के ऊपर आते हैं। टैली ERP 9.6.2। अगर हम गोल्ड लेते हैं तो क्या प्राइस पड़ेगा और सिल्वर लेते हैं तो क्या प्राइस पड़ेगा? दोनों में प्राइस डिफरेंस अच्छा खासा है। तो बस यही देखना है कि हमें गोल्ड चाहिए या सिल्वर चाहिए। ऐसे भी गोल्ड महंगा ही होता है ना एज कंपेयर टू सिल्वर। तो इसने भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगाया है। अभी ये यहाँ से लिंक हटा दिया है, खैर कोई नहीं, डाउनलोड किया हुआ भी हम दे देंगे, मेरे पास ऑलरेडी है। जी, पैरेटेड नहीं बोलते हैं उसको, ट्रायल वर्जन बोलते हैं। इसका ट्रायल वर्जन के लिए कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन ट्रायल वर्जन के साथ एक इशू है। ट्रायल वर्जन के साथ इशू ये है कि उसमें आप एंट्री सिर्फ 3 ही डेट में कर सकते हैं, 1, 2 और 31। तो ये किसी भी बिजनेस के लिए सूटेबल होगा कि बस 3 दिन ही काम होगा, बाकी दिन कुछ नहीं। तो ये जानबूझ करके ऐसा इसने रिस्ट्रिक्शन लगा करके रखा है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, एजुकेशन पर्पज से आप यूज करना चाह रहे हो, तो एजुकेशनल मोड अलाउ किया है और एजुकेशनल मोड में सिर्फ 3 ही डेट पे एंट्री होगी। और अगर आपको चाहिए प्रोफेशनल तो आपको क्या करना होगा? इसका रजिस्टर्ड वर्जन लीजिए, रजिस्टर्ड वर्जन में आपको पे करना पड़ जाएगा। तो खैर कोई नहीं, हमें टैली ERP 9 पे पहले काम करके देखना है। तो टैली ERP 9 के लिए यहाँ पे देखो, कहीं कोई लिंक दिख रहा है क्या? नहीं ना? कोई नहीं, अगर इसने हटा दिया तो बाकी साइट पे मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है।
टैली ERP 9 और 9 क्या चाहिए, तो 9.6.3 ये चाहिए। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 9.6.3 ही क्यों चाहिए, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि टैली 9.6 से पहले जो टैली का वर्जन था वो 2017 जुलाई से पहले का रिलीज था, और GST का कॉन्सेप्ट कब से आया, 2017 है ना, तो जुलाई से आया। तो जुलाई के पहले वाला जो वर्जन यूज करेंगे उसमें GST का फीचर मिलेगा क्या, जवाब होगा नहीं, उसमें GST का फीचर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं आया तो टैली के लिए देखो अलग अलग वर्जन यहाँ पे दिख रहा है, तो फिलहाल हमें टैली का वर्जन कौन सा यूज कर लेना है, 2017 के बाद का कोई भी आप वर्जन यूज कर लो, 2017 के बाद का कोई भी वर्जन। तो मैं ये यूज कर लूँ 24 में वाला टैली ERP 9, हाँ कर सकता हूँ, कोई भी ऑप्शन ले लो चलेगा। मान लो 20 फरवरी 2020 का यही ले लेता हूँ, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, इंस्टॉल। तो ये क्या प्रोसेस शुरू हो गया, डाउनलोड होने का प्रोसेस शुरू हो गया। तो डाउनलोड भी इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। टैली ERP 9 डाउनलोड हो रहा है अभी। अब मुझे इसे सेटअप करना है दोनों तरीके से। हमने क्या अभी अभी थ्योरी में समझा था, स्टैंड अलोन और नेटवर्क। तो सबसे पहले हम नेटवर्क में ही बता देते हैं, स्टैंड अलोन में कुछ अलग नहीं करना होता है। अगर आप नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पे इंस्टॉल किए हो तो स्टैंड अलोन मोड में भी यूज कर सकते हो, नेटवर्क में भी यूज कर सकते हो। तो बेहतर ये हुआ कि हम नेटवर्क के लिए ही सेटअप करें इसे। तो नेटवर्क के लिए सेटअप अगर आप करना चाह रहे हो तो इसके लिए सबसे पहले देखो कि आपका और बाकी जो कंप्यूटर है जिसपे कि टैली यूज करना है आपको, वो सारे के सारे कंप्यूटर एक कॉमन नेटवर्क में कनेक्टेड हो। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे उस रूम में बैठे हैं इस रूम के लेक्चर को समझ पाएंगे, नहीं ना, उनको इसी नेटवर्क में आना पड़ेगा ना। तो ठीक है, अगर हमारा कंप्यूटर जिस वाईफाई से कनेक्टेड है, आपका भी सिस्टम अगर उसी वाईफाई से कनेक्टेड है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सबका सब डिवाइस एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है। बोल सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल। तो हमारा डिवाइस किस वाईफाई से कनेक्टेड है? हबनेट से। मान लो इसका भी डिवाइस उसी से, उसका भी डिवाइस इसी वाईफाई से कनेक्टेड है, तो हम बोल सकते हैं कि एक ही नेटवर्क में है। अब इतना देखने के बाद जो नेक्स्ट हमें चीजें देखनी होती है वो देखना ये होता है कि अगर हम किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तो हमारी कुछ क्या होंगी, आइडेंटिटी हो, हमारा कोई पहचान होगा। अब उस पहचान को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क में IP एड्रेस। क्या बोलते हैं? IP एड्रेस। जैसे ही आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तो आपको एक टेम्पररी एड्रेस मिलेगा, और उस एड्रेस को क्या बोलते हैं? IP एड्रेस। इवन कि आप अपने मोबाइल पे अगर इंटरनेट यूज कर रहे हो तो उस वक्त भी आपको क्या मिला होगा? एक IP एड्रेस मिला होगा। हाँ, अगर IP आपके डिवाइस को ना मिले तो आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो ही नहीं सकता। यही सब, आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, इट मीन्स कि आपके डिवाइस को क्या मिल रहा है? IP असाइन हो रहा है। और IP असाइन एक खास सर्वर से होता है जिसे कहते हैं DHCP सर्वर। क्या बोलते हैं उसे? DHCP सर्वर। तो फिलहाल मुझे देखना है कि हमारे डिवाइस को क्या IP मिला है। ये चेक करने के लिए मुझे एक कमांड लिखना पड़ेगा। क्या कमांड टाइप कर रहा हूं मैं? ncpa.cpl। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ एक कंसोल खुला, और क्या लिखा हुआ है इसमें? नेटवर्क कनेक्शंस। ये लिखा हुआ है ना। इस नेटवर्क कनेक्शंस में बहुत सारा छोटा छोटा कंप्यूटर जैसा आइकन दिख रहा होगा। इसे बोलते हैं नेटवर्क अडॉप्टर। क्या बोलते हैं? नेटवर्क अडॉप्टर। इस नेटवर्क अडॉप्टर में हम किस अडॉप्टर पे जाएंगे? गेस करो तो। वाईफाई वायरलेस वाले पे। अब इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक तो सब लोग समझते होंगे। राइट क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। इसमें हम स्टेटस पे गए। पहले क्या प्रोसेस किया हमने? राइट क्लिक किया, फिर जो ड्रॉप डाउन मेनू खुला उसमें हम स्टेटस पे गए, और स्टेटस पे जाने के बाद यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? डिटेल है, वायरलेस प्रॉपर्टीज है। तो अभी फिलहाल जो मैं देखना है वो मुझे कहाँ से दिख जाएगा? डिटेल से दिख जाएगा। तो हम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने डिटेल्स पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है। अभी हम यही बात बता रहे थे ना आप लोगों को
हमारे डिवाइस को ऑटोमेटिक आईपी जिस सर्वर से मिलता है उसे क्या कहते हैं, DHCP सर्वर। तो यहाँ क्या दिख रहा है, DHCP इनेबल्ड, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, यस। और हमें आईपी क्या मिला है, तो हमें आईपी मिला है 192.168.29.23। ये हमें आईपी मिला है। कहाँ दो दिख रहा है, अच्छा ये वाला, दोनों में अंतर है, समझ लो ऐसे। ये है आईपी एड्रेस और इसको कहते हैं सबनेट मास्क। अब यूं समझ लो कि किसी का नाम है राहुल और उसका टाइटल है, सरनेम है शर्मा, तो ये समझ लो कि फैमिली को इंडिकेट करता है। किसे, फैमिली को। किस फैमिली का ये है, किस नेटवर्क का ये आईपी है, वो कौन दर्शाता है, सबनेट मास्क दर्शाता है। इस सबनेट मास्क को देख करके, हालांकि ये पूरा कैलकुलेशन है बच्चा और इसकी अलग पढ़ाई होती है, और आप लोग बैठे हो जस्ट उसके पीछे देखो एक बड़ा सा लगा होगा नेटवर्क प्रोटोकॉल मैप। इन सब की एक अलग पढ़ाई होती है जिसका नाम है CCNA। यूं समझो कि अगर कोई भैंस पे बैठ करके भी YouTube पे वीडियो देख रहा है तो वो भी इसी का फीचर यूज कर रहा है, नेटवर्क का ही फीचर यूज कर रहा है, इंटरनेट यूज कर रहा है। तो अब अगर आईपी नहीं होता तो अपने मोबाइल पे वो वीडियो नहीं देख रहा होता। इंटरनेट नाम का जो आज बीमारी है वो बीमारी नहीं होता। ये बीमारी इसीलिए है क्योंकि आईपी है, राउटर है, स्विचेस हैं। तो कहने का मतलब ये कि आईपी जो है वो किस फैमिली का है, ये किससे पता चलता है, सबनेट मास्क। इसका पूरा कैलकुलेशन होता है, इसकी पढ़ाई होती है। इसका कोर्स का नाम क्या है बेसिक लेवल पे, CCNA। तो अब कोई एज अ नेटवर्क इंजीनियर किसी ISP के लिए काम करना चाहता है या किसी IT कंपनी के लिए काम करना चाहता है तो वो लोग CCNA की पढ़ाई करते हैं। खासतौर हाँ, बहुत सारा सर्वर है और सारा सर्वर का अलग अलग काम होता है। सर्वर कहने का मतलब एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर जो अपने मिलियन ऑफ क्लाइंट्स को कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब DNS जो लिखा हुआ है ओवरफ्लो नहीं कर रहा है। आप लोग का ब्रेन रेडी है कैच करने के लिए? चलो तो सुन लो एक बात। DNS का जहां तक सवाल है तो सब लोग मोबाइल स्मार्टफोन तो यूज करते ही हैं। स्मार्टफोन में अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही उस एप्लीकेशन को यूज करना होता है उस पर टैप करते हैं, ओपन होता है, जो उसके बाद आपको काम करना होता है करते हैं उसमें। लेकिन जैसे ही आप टैप करते हो एप्लीकेशन ओपन होता है, वो नाम से ओपन नहीं होता है। इंटरनली वो एक नंबर से ओपन होता है और नाम को नंबर में कन्वर्ट करता है एक सर्वर जिसका नाम है DNS। लास्ट ईयर कुछ मिनट्स के लिए आपने देखा होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप सब डाउन हो गया था। तो कुछ लोगों का ये रिमर हुआ कि लगता है हैक हो गया। हैक नहीं हुआ था, DNS सर्वर डाउन हो गया था। अगर DNS सर्वर को हम डाउन कर दें तो इंटरनेट से कनेक्टेड तो रहेगा लेकिन कोई पेज खुलेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी आप पेज या जो भी रिसोर्स ओवर द नेटवर्क सर्च करते हो वो इंटरनली सर्च होता है आईपी से। लेकिन हमें तो आईपी पता ही नहीं, नंबर पे तो शुरू से हम लोग का हाथ तंग रहा है। अब खुद से सोचो कि स्कूल से लेके कॉलेज तक कितने ऐसे दोस्त हैं जिनका रोल नंबर आपको याद है। शायद कोई वैसे महान हो जिनको याद हो, लेकिन नाम तो याद होगा दो चार का कम से कम। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग ज्यादा किस पे फ्रेंडली रहते हैं? हमारा ब्रेन के लिए इजी कैचिंग क्या होता है, नेम की नंबर, नेम। तो इसलिए अगर सोच के देखो कि हमें दो चार वेबसाइट का नाम पता होगा लेकिन क्या आईपी पता है? नहीं। गूगल बाबा से इतना हेल्प लेते हैं, उनका भी आईपी नहीं पता है, लेकिन नाम तो पता है ना बस। तो लेकिन सोचो कि इंटरनली सर्च हो रहा है वो नंबर से, आईपी से, और हम लोग सर्च किससे कर रहे हैं उसको? नेम से। तो इंटरनली कोई एक ऐसा सर्वर होगा जो जब हम नाम से सर्च करें तो उसको किस में कन्वर्ट कर दे? आईपी में कन्वर्ट कर दे। और ये काम कौन करके देता है? अब चलो अभी ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इन शॉर्ट समझ लो कि हार्डवेयर डिवाइस में, मतलब जिसका कोई शकल सूरत होता है उसी को बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइस। ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइस। वो जो लगा हुआ है, खड़ा है, वो क्या है? वो हार्डवेयर डिवाइस।
तो अगर हार्डवेयर डिवाइस में राउटर नहीं होता, क्या क्या नाम बता रहे हैं, राउटर नहीं होता, ऐसे राउटर तुम लोग अगर पहचान सको तो देख लो, इसमें राउटर ऐसा रहता है, ये जो डिवाइस है ये राउटर है, ये डिवाइस राउटर है। और जो भी मोबाइल में बतियाते हो ना पूरा स्विच पे बेस्ड होता है। अब अगर ये जो हर जगह यूज किया जाता है टेलीकॉम कंपनी में, जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी होता है उसको टेलीकॉम कंपनी बोलते हैं, वहां कौन सा डिवाइस पे काम होता है ज्यादातर, इससे किसी का बात स्विच, ये स्विच हो गया, ये 2-3 ये स्विच हो गया, ये सारे राउटर है। तो 3 राउटर 3 स्विच है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर राउटर नहीं होता तो इंटरनेट नहीं होता। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इंटरनेट का क्या डेफिनेशन होता है, सब लोग यूज करते हो, बता सकते हो कोई? इंटरनेट का क्या डेफिनेशन होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जो नेटवर्कों का भी नेटवर्क है, मतलब जो वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है उसी को क्या कहते हैं? इंटरनेट। मतलब दुनिया में जितने भी छोटे बड़े नेटवर्क है, सारे नेटवर्क को जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क का उसे नाम क्या दिया गया? इंटरनेट। अब सोच के देखो कि जब 2 नेटवर्क को जोड़ना हो, अच्छा चलो ठीक है, अगर 2 फैमिली को जोड़ना होता है तो क्या करते हैं? एक मीडिएटर होता है, एक अगुआ होता है, एक मीडिएटर होता है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ, उसी तरीके से जब 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना होता है तो उसके लिए एक डिवाइस चाहिए, और उसी डिवाइस का नाम क्या है? राउटर। तो सोच के देखो कि अगर राउटर ना हो तो क्या हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएंगे? नहीं। यहाँ भी राउटर लगा होता है तभी हम इंटरनेट से कनेक्ट हैं, अगर राउटर नहीं लगा होता तो इंटरनेट से कनेक्शन नहीं हो सकता। तो हार्डवेयर डिवाइस के रूप में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेट के लिए वो है राउटर। अब राउटर अगर है तो इंटरनेट तो होगा, लेकिन इंटरनेट समझ लो कि एक ऐसे आइलैंड पे बसा हुआ सुपर मॉल है या 10 स्टार होटल है जहां तक आने जाने का कोई साधन नहीं है। मतलब है तो, लेकिन कोई उसको अवेल नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा। किसके बिना? डीएनएस के बिना। क्योंकि डीएनएस ही हमें इंटरनेट के ऊपर किसी भी रिसोर्स को सर्च करने का तरीका बताता है। या यूं बोलो कि हम अगर इंटरनेट के ऊपर किसी भी रिसोर्स को सर्च करते हैं तो हम उसको नाम से सर्च करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में सर्च होता है किससे? आईपी से। अब ये कोई तो हो जो हम जब नाम से सर्च करें तो उस नाम को किस में कन्वर्ट कर दे? आईपी में कन्वर्ट कर दे। और एक्चुअल में ये काम कौन करके देता है? ये काम करके देता है डीएनएस। तो सोच के देखो कि अगर डीएनएस ना हो तो क्या हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं? नहीं। तो ये डीएनएस का ये इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी बातें तो अलग पढ़ाई ही है, उतना डेप्थ में जाना ही नहीं है। बस इतना याद रखना है कि अगर डीएनएस ना हो, राउटर ना हो तो इंटरनेट नहीं हो सकता। तो सॉफ्टवेयर में डीएनएस, हार्डवेयर में राउटर, ये 2 बैकबोन है किसका? इंटरनेट का। तो चलो, हमारे सिस्टम का आईपी हमको क्या दिख गया? 29.23। आप लोग में से कोई एक बताओ अपना आईपी। 29.215। ठीक। अब अगला काम क्या करना है? देखो, सबसे पहला मैं प्रोसेस थोड़ा सा लिख देता हूं क्योंकि आप लोग देख रहे हो पहली बार तो याद होगा नहीं। सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है? कनेक्ट योर डिवाइस इन अ नेटवर्क, और यू कह सकते हो इन अ कॉमन, इन अ कॉमन नेटवर्क। एक सिंगल नेटवर्क में आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करो, नंबर 1। नंबर 2, क्या करना है आपको? चेक आईपी ऑफ योर डिवाइस। आपको अपने डिवाइस का क्या चेक करना है? आईपी चेक करना है। अब कैसे चेक करोगे? तो इसके लिए हमने एक कमांड बताया कि आपको रन पे क्या लिखना है? ncpa.cpl। अब आईपी चेक कर लेने के बाद आपको चेक करना है क्या? कनेक्टिविटी चेक। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आपको कमांड लिखना पड़ेगा पिंग और उसका आईपी, पिंग और आईपी ऑफ टारगेट
मशीन, जिस मशीन के साथ आपको लेन देन करना है, फाइल शेयर करना है, डेटा शेयर करना है, उसको आप पिंग करके देखिए पहले। ठीक है, अब चलो हम पिंग करके देखते हैं, जिसके पास भी लैपटॉप है और जो भी कनेक्टेड है हमारे कॉमन नेटवर्क में उससे। तो हम इसके लिए रन ओपन करेंगे। रन से सब लोग फेमिलियर है ना? रन कैसे ओपन होता है? विंडोज और आर के कॉम्बिनेशन से। और यहाँ क्या लिखना होगा? मुझे लिखना होगा पिंग, और उसके बाद क्या डालेंगे हम? आईपी। अब जैसा कि आईपी अभी ये बताई है मुझे 215, पिंग करके देखें। यस, रिप्लाई उसके डिवाइस से हमें मिल रहा है। रूबी क्या आईपी है बच्चा? $29.207। अब देखो 207 से रिप्लाई नहीं आ रहा है, बल्कि क्या मैसेज आ रहा है? ध्यान से समझना इस बात को। 207 से मैसेज आ रहा है आरटीओ का, और 215 से रिप्लाई आ रहा था। दोनों मैसेज में अंतर समझने की कोशिश करना। अब लेकिन अगर हम 215 से पिंग कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? रिप्लाई आ रहा है। दोनों में अंतर यह होता है कि जब आप पिंग करते हो और आपको आरटीओ का मैसेज आए तो समझ लो कि उस पे कोई सिक्योरिटी है, टारगेट मशीन पे कोई सिक्योरिटी इनेबल है, मतलब कोई वहां पे चौकीदार है जो हमारे रिक्वेस्ट को जाते ही क्या कर रहा है? ब्लॉक कर दे रहा है। तो क्या किया जाए? उस चौकीदार को अभी बोले कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए आप। तो उस चौकीदार का नाम है, हर कंप्यूटर में एक सिक्योरिटी के लिए क्या लगा होता है? एक एप्लीकेशन लगा होता है जिसका नाम होता है फायरवॉल। क्या बोलते हैं? फायरवॉल। जैसे कैसे हम लोग के घर के चारों तरफ एक चारदीवारी होता है ना, ताकि अनवांटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो सजीव या निर्जीव, अंदर ना आ सके विदाउट परमिशन। तो इसके लिए क्या होता है? हमारे सिस्टम में भी एक सिक्योरिटी लेयर होता है जिसका नाम क्या है? फायरवॉल। तो अभी रूबी क्या करेगी? firewall.cpl लिखेगी रन पे। इससे फायरवॉल का कंसोल खुलेगा। इसमें इसे कहां क्लिक करना पड़ेगा? टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ पे क्लिक करेगी। ये हुआ। firewall.cpl लिखना होगा। रन पे क्या लिखोगी? firewall.cpl। स्पेलिंग चेक कर लो। हो गया। यहां क्लिक करना है टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ पे। उसके बाद इन दोनों को अभी ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों नेटवर्क के लिए अभी के लिए इसको स्टॉप कर देना है। कर दिए हो? अब जब स्टॉप कर दिए होगे, उसके बाद देखना, अगर मैं पिंग करता हूं फिर से, तो मुझे आरटीओ नहीं आएगा बल्कि रिप्लाई आएगा, जैसे कि 215 से आ रहा था। कुछ फर्क समझ में आया? तो इस बहाने हमने ये भी सीखा कि फायरवॉल क्या होता है, कैसे उसे बंद करते हैं। चलो, तो कनेक्टिविटी चेक करने तक का काम तो हो गया। इसके साथ हमने एक काम और किया। क्या काम किया बता सकते हो अभी? हाँ, हमने इसके अलावा एक काम और किया। फायरवॉल को हमने मैनेज किया। अब मैनेज के नाम पे क्या किया हमने? टर्न ऑफ किया। और इस काम को करने के लिए कमांड क्या है हमने सीखा? firewall.cpl कमांड यूज की। तो ठीक है, कनेक्टिविटी भी हो गया, फायरवॉल ऑन ऑफ भी हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर क्या होता है सबको पता ना? नेक्स्ट क्या करना है मुझे? क्रिएट अ फोल्डर। मुझे एक फोल्डर बनाना है, पहला का। उसके बाद मुझे फोल्डर को क्या करना है? शेयर द फोल्डर। फोल्डर को हमें शेयर करना है एंड असाइन परमिशन ओवर द फोल्डर। चलो, फोल्डर क्या होता है ये तो मुझे नहीं ना बताना है किसी को।
अब फोल्डर को शेयर करने का क्या मतलब है ये बताना होगा। फोल्डर शेयर इसलिए करते हैं, अगर मान लो कि हमने अपने लैपटॉप पे कोई फोल्डर बनाया और मैं चाहता हूं कि उसी फोल्डर पे ये भी काम करे, वो भी काम करे, सारे लोग काम कर सको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब आप लोग स्कूल कॉलेज में अपना अगर लंच लेके जाते होगे, लंच बॉक्स, तो क्या करते थे, या तो शेयर करते होंगे या तो नहीं करते होंगे। शेयर करते होंगे तो जो आपके फ्रेंड होंगे वो भी, हाँ तब तो वहाँ शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वहाँ शेयरिंग नहीं था, वहाँ स्नीचिंग था, हाँ डकैती का। तो शेयर करना है, कैसे शेयर करेंगे, प्रोसेस करें हम लोग। तो राइट क्लिक करो, सबसे पहले एक फोल्डर बनाओ। ऐसे फोल्डर बनाने के लिए कोई शॉर्टकट भी होता है क्या? क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट एन, वेरी गुड। और मान लो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, टैली के नाम से या टैली सॉफ्ट के नाम से एक फोल्डर हमने बना दिया। क्या बना दिया? टैली सॉफ्ट के नाम से एक फोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर को हमें शेयर करना है ताकि ये या जितने लोग भी अभी हमारे कॉमन नेटवर्क में कनेक्टेड हैं वो इसे यूज कर सके। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इसके अभी किसका प्रॉपर्टीज ओपन है? टैली सॉफ्ट का प्रॉपर्टीज ओपन है। इसमें कहाँ जाना होगा? शेयरिंग वाले टैब पे जाना होगा। इसमें कहाँ जाना होगा? एडवांस शेयरिंग पे जाना होगा। इसमें कहाँ जाएंगे? शेयर दिस फोल्डर पे जाएंगे। इसमें कहाँ जाएंगे? इसके बाद परमिशन पे जाएंगे और क्या करेंगे? अब दो बातें देखो, अभी हम बहुत ज्यादा आप लोगों को डेप्थ में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि खुद ही परेशान हो जाओगे। हम चाहे तो किसी खास यूजर को भी परमिशन दे सकते हैं, बट अभी हम मान के चल रहे हैं मेरे लिए सब बराबर है, सबको परमिशन दे देना है। तो क्या चूज करेंगे? यहाँ से एवरीवन चूज करेंगे और क्या लेंगे? फुल कंट्रोल, अप्लाई, ओके। फिर क्या करेंगे? अप्लाई, ओके। तो हमने इस फोल्डर को क्या किया? शेयर कर दिया। अब शेयर करने के साथ ही साथ परमिशन भी देंगे ना, कि नहीं देंगे? अब मान लो कि हम बोलेंगे लो ना मेरे लैपटॉप पे लैब कर लो और इस पे हम पासवर्ड लगा के छोड़ दें, तो ये तो वही बात हो गई, एक तरफ परमिशन दे रहे हैं, दूसरे तरफ लॉक करके रखे हुए हैं। तो क्या करना पड़ेगा? इसको सिक्योरिटी परमिशन भी देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सिक्योरिटी पे जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? एडिट पे जाएंगे, यहाँ ऐड पे जाएंगे और किसे हमें सिक्योरिटी परमिशन देना है? तो क्या बोलेंगे? सबको। तो क्या लिख देंगे? एवरीवन। चेक नेम करेंगे, ओके करेंगे और एवरीवन को क्या परमिशन देना है? ताकि कुछ भी कर सके, इसलिए हम क्या दिए हैं इसको? फुल परमिशन। तो हमने अभी क्या किया? एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर को शेयर किया और इस पे परमिशन दिया, करेक्ट? अब इसके आगे क्या करना है? तो हम अपने लिस्ट को चेक करते हैं। हमने फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर को शेयर किया, उस पे परमिशन दे दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें करना है इंस्टॉल टैली इनसाइड द शेयर्ड फोल्डर। जो हमने शेयर्ड फोल्डर बनाया है या जो फोल्डर हमने बना के शेयर किया है उसके अंदर हमें टैली को इंस्टॉल करना है। यही बात लिखी गई है ना? तो ऐसा करने के लिए हम टैली का सॉफ्टवेयर हमारा कहाँ दिखेगा? जो मैंने डाउनलोड करा है डाउनलोड्स में। अभी आज का ये ऑप्शन रहा, मैं डबल क्लिक इस पे किया, यस। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ इंस्टॉल करना है। ये बात भी यहाँ पे क्लियर है, हम लोग जो पढ़े थे, थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट इसका कि ये कब से है। इसमें हम लोग कहाँ चलेंगे? ट्रिपल डॉट पे आएंगे। ट्रिपल डॉट पे आने के पीछे क्या हमारा इंटेंशन है? क्योंकि मुझे इस लोकेशन पे इंस्टॉल नहीं करना है बल्कि इसका पाथ चेंज करना है। तो हम ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे और पाथ चेंज करके क्या करना होगा मुझे? मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर क्या बना हुआ है? किस नाम से? टैली सॉफ्ट के नाम से बना होगा। ये रहा, यही है ना? बस इसको सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। तो आप यहाँ से देख लो एक बार कि पाथ वही है ना जिसके अंदर हम इंस्टॉल करना चाहते थे। जी हाँ। उसके बाद क्या करेंगे? इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब ये कुछ 1-2 मिनट का टाइम लेगा
डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना स्लो या कितना फास्ट है। चलिए, ये भी हो गया। अब इस मैसेज को देख लेते हैं एक बार। सक्सेसफुली हमारा टैली ERP9 इंस्टॉल हो चुका। डन कर दें। अब नेक्स्ट क्या करना है मेरे को? नेक्स्ट ये करना है कि ये तो टैली एक बार ओपन हो रहा है, यहां से कनेक्शन एक एरर आया, हम क्या करेंगे? स्किप कर देंगे और इसे हम क्लोज भी कर देते हैं। कंट्रोल क्यू से क्या कर लेते हैं? कंट्रोल क्यू से टैली जो ओपन हुआ था क्लोज भी हो गया। अब मुझे किस फोल्डर के अंदर जाना है? नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो पहले मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट हमें काम करना है, कॉन्फ़िगर करना है टैली फॉर नेटवर्क यूज एंड सर्वर। कुछ छोटा लग रहा है, सर्वर स्टोरेज। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब टैली को कॉन्फ़िगर इस तरीके से करना है ताकि टैली एक जगह पे ही रहे और अलग अलग जगह से उस पर हम काम कर सके, लेकिन उसका डेटा कहाँ स्टोर हो? सब एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे, एक सिंगल मशीन के ऊपर। तो ऐसा करने के लिए मुझे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे आना होगा। अब बताओ इसमें टैली सॉफ्ट कहाँ दिख रहा है? माइक्रोसॉफ्ट के टैली सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिख रहा है ना। इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें आप देखोगे तो क्या दिख रहा होगा? एक फाइल दिख रहा होगा कुछ इस तरह का, और इसका टाइप में आप ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है? कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। टैली में अगर हमें कोई चेंजेस, कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो किस फाइल को ओपन करेंगे? इस टैली कॉन्फ़िगरेशन वाले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। डबल क्लिक करके आप इसे ओपन कीजिए। ओपन जब करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी हमने पहले किसी बैच को बताया होगा तो ये कॉन्फ़िगर्ड है। अगर नहीं बताया होता तो ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं रहता। तो ऑलरेडी ये कॉन्फ़िगर्ड है और यहाँ आपको यही बात लिखना है, टैली गेटवे सर्वर में आपको आईपी बता देना है अपने सर्वर का। तो आपके सर्वर का आईपी क्या है? यही है ना। आपको अपने सर्वर का आईपी बता देना है और उसके बाद पोर्ट नंबर बता देना है। तो हमारे डिवाइस का आईपी क्या था ये मुझे याद है, और टैली का पोर्ट नंबर कितना होता है? 9000। अब अगर आपको पोर्ट नंबर नहीं समझ में आता है तो अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये सब नेटवर्क इंजीनियर के जिम्मे की काम होता है, हम लोगों को नहीं समझना है। यूँ समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है गांधी मैदान में आया हुआ, बोले हम गांधी मैदान है। अब गांधी मैदान छोटा तो नहीं है, तो बोलेंगे ना कि गेट नंबर इतना पे आ जा। तो वो जो गेट नंबर आप बता रहे हो क्या है? एक आइडेंटिटी हुआ। तो नेटवर्क में आप कम्युनिकेशन अलग अलग तरह का करते हैं। नेटवर्क में 75 तरह का कम्युनिकेशन होता है। अब आप कैसे पकड़ोगे कि कौन सा कम्युनिकेशन अभी नेटवर्क में हो रहा है? तो हर एक अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर असाइन किया गया, और उसी नंबर को क्या कहते हैं? पोर्ट नंबर। अब चलो एक रियल टाइम एग्जांपल से देखते हैं। जब आप कोई किसी को मेल भेजते होगे तो उस समय जो पोर्ट नंबर यूज होता है उसे कहते हैं 25। जब आप कोई मेल रिसीव करते हो तो उस समय जिस पोर्ट पे वो मेल रिसीव होता है उसको कहते हैं 110, 110। अब ये हम पढ़ाएंगे आपको एक और टॉपिक जब पढ़ाएंगे आउटलुक। शायद आउटलुक नहीं पढ़ाया गया आप लोगों को, तो जब आउटलुक पढ़ाएंगे उस टाइम पे पढ़ाएंगे इस चीज को। बट अभी आप समझ लो कि पोर्ट नंबर से क्या होता है? पोर्ट नंबर के द्वारा ही हमारा डिवाइस पहचानता है कि हम किस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। मतलब एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई किससे किया जाता है? एक नंबर से, और उसी नंबर को क्या कहते हैं? पोर्ट नंबर। और टैली किस पोर्ट नंबर से पहचाना जाएगा? 9000 से, इसलिए 9000 लिखा गया। अब इसके बाद नीचे आओ तो यहां आपको दिखेगा डेटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टैली का डेटा कहां स्टोर होगा? यहां नहीं होगा, बल्कि टैली सॉफ्ट के अंदर होगा। इस बार ये पहली बार हमने कॉन्फ़िगर किया होगा कभी, तो उसके लिए बताया था। इस बार हम चेंज करके यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इस सर्वर के ऊपर टैली सॉफ्ट के नाम से एक फोल्डर बना होगा और उसी के अंदर स्टोर करना सारे कंपनी के डेटा को। इतना करने के बाद इस फाइल को हम क्या करेंगे? सेव कर देंगे। अब देखना इसका बेनिफिट क्या मिलेगा।
इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि मान लो मैं यहां से टैली स्टार्ट करता हूं, मैं यहाँ कंपनी बनाऊंगा और आप लोग को भी वही कंपनी दिखाई देगा और आप अपने अपने कंप्यूटर से भी एंट्री करोगे और कहाँ सेव होगा, उसी कॉमन कंपनी में सेव होगा। अब देखो अभी यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है, इस वार्निंग पे ध्यान नहीं देना है, मुझे यहाँ स्किप बटन दबाना है। स्किप बटन तो जानते ही होगे। अब मेरे पास अभी क्या कह रहा है कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करेंगे पैसा मांगेगा, पैसा तो देना नहीं है। रेंटल लाइसेंस भी लेंगे तो भी थोड़ा पैसा मांगेगा, थोड़ा पैसा भी नहीं देना है। अगर पहले से लाइसेंस होगा तब तो ये सी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, वो भी नहीं है मेरे पास। अब बोल रहा है कि क्या कोई सर्वर आपका नेटवर्क में है जिस पे टैली इंस्टॉल है, आप यहाँ से लॉगिन करके काम करना चाहते? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बल्कि इसी को हमें सर्वर बनाना है, तो ये ऑप्शन भी बेकार। तो अब बचा क्या ले दे करके, इस पे तो जाएंगे नहीं, तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड। अब एक चीज ध्यान से देखना कि हर लेटर को अंडरलाइन किया गया है, जो अंडरलाइन कैरेक्टर होता है उसे अगर हम एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ उस की को प्रेस कर देंगे। जैसे W है वर्क इन एजुकेशनल मोड के लिए, तो ऑल्ट के साथ क्या प्रेस कर देंगे, W, तो क्या एक्टिवेट हो गया, वर्क इन एजुकेशनल मोड। अब देखो ये जो पहला मेनू खुल करके आ रहा है, इसको कल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, अभी फिर लेट हो रहा होगा आप लोगों को, इसलिए अभी हम इसको जल्दी अब कंप्लीट करते हैं, कल इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अभी ये जो मेनू आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कंपनी इन्फो मेनू। इस कंपनी इन्फो मेनू में पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, जो हमारे काम का है। अभी सेलेक्ट कंपनी करेंगे नहीं क्योंकि कंपनी हमने पहले से बनाया नहीं है, लॉगिन रिमोट करेंगे नहीं क्योंकि हमारा कोई सर्वर नहीं है, बैकअप तो किसका लेंगे जब पहले से कोई कंपनी बना हुआ रहेगा, रीस्टोर कब करते हैं जब कोई कंपनी बना हुआ था डिलीट हो गया है उसको वापस लाना है, तो ऐसा कोई केस नहीं है, हम पहली बार तो टैली सेटअप ही कर रहे हैं। तो हमारे लिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या बचता है, क्रिएट कंपनी। तो हम किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कंपनी पे। अब यहाँ कर्सर, बहुत सारे लोगों का आदत होगा माउस सबका गायब कर देंगे, माउस यूज नहीं करना यहाँ पे, यहाँ काम किससे करना है, कीबोर्ड से, हमें कीबोर्ड से मूव करना है इन सारे ऑप्शन पे। तो हम जाएंगे किस पे, क्रिएट कंपनी पे, और उसके बाद इंटर। यहाँ ज्यादातर 3-4 बटन का इस्तेमाल है, इंटर का, एस्केप का, कंट्रोल ए का, कंट्रोल सी का, ये 3-4 अगर शॉर्टकट याद है तो टैली पे 70-75% काम यू हो जाएगा स्मूथली। अब आओ यहाँ कंपनी का नाम पूछ रहा है, कंपनी का नाम क्या डाल दें, चल अब नेट ही सही, कंट्री इंडिया ही रहेगा। स्टेट डालना बिल्कुल जरूरी है, खासतौर से जब जीएसटी की एंट्री करनी होगी, क्योंकि जीएसटी के बारे में जब पढ़ेंगे आप लोग तो वहाँ सीखेंगे कि जीएसटी का अलग अलग टाइप होगा, लाइक नाम सुने होंगे शायद, तो ठीक है जी। अरे ऐसा समझो, अलग क्या होता है, नियम कौन बनाया है, स्टेट के पास ये अथॉरिटी नहीं होता है नियम बनाने का। हाँ, तो वहाँ ये बनाया गया कि 3 तरह का जीएसटी लगेगा, 3 तरह का, एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी और एक है आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेगा, जैसे कि मान लो बिहार की कोई कंपनी है, वो पानी बना रही है, पानी का बॉटलिंग का काम कर रही है, और वो पानी बिहार में पैक हो रहा है, बिहार में बिक रहा है, कोई झगड़ा नहीं है। बिहार सरकार बोलेगी कि भाई हमारे स्टेट का सामान है, हमारे स्टेट का कंज्यूमर है, तो हमको इस पे 9% मिलना चाहिए। 9% कौन रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस पे कौन सा लगेगा जीएसटी, यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, मतलब 9% सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस और 9% स्टेट गुड्स एंड सर्विस। लेकिन मान लो कि पानी बना बिहार में, बॉटलिंग का काम हुआ बिहार में, अब बिकेगा यूपी में, अब वहां यूपी गवर्नमेंट क्लेम करेगी कि भाई हमको चाहिए 9%, क्योंकि कंज्यूमर तो हमारे स्टेट का है। तो बिहार वाले क्या बोलेंगे, बना तो हमारे स्टेट में है। अब ये तो लड़ाई का सिचुएशन आ गया। तो इस लड़ाई के सिचुएशन को निपटाने के लिए सेंटर ने क्या प्लान किया, इस पे न सीजीएसटी लगेगा ना एसजीएसटी लगेगा, इस पे लगेगा आईजीएसटी। क्या लगेगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी में क्या होगा
कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखेगी एट लास्ट कि कंज्यूमर किस स्टेट से बिलोंग करता है। बिहार में अगर बना तो पहले बिहार सरकार को मिल ही गया था उसका टैक्स। तो कंज्यूमर किस स्टेट का है, मतलब वो प्रोडक्ट किस स्टेट के कंज्यूमर अवेल कर रहे हैं, उसी को मिलेगा 9%, लेकिन वो बाद में मिलेगा किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो ये कहानी है किसका, आईजीएसटी का। अब सोच के देखो कि अगर हम कंपनी बनाते वक्त अपने कंपनी का स्टेट नहीं डालेंगे तो यहाँ डिसाइड हो पाएगा कि आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, नहीं ना। पता ही नहीं चलेगा कि इंटर स्टेट सेल हो रहा है या इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है। इंट्रा स्टेट सेल होता है मतलब जब सेम स्टेट के बीच में हो रहा है। इंटर स्टेट सेल कहने का मतलब होता है जब दो अलग अलग स्टेट के बीच में सेल हो रहा है। तो इंट्रा हो रहा है या इंटर हो रहा है कैसे पता चलेगा, जब यहाँ स्टेट की एंट्री की हुई रहेगी तभी तो। इसलिए ध्यान से डालना, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। पिन कोड डालो, बाकी सारा डिटेल डाल देना, अभी हम ब्लैंक रख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है इंडिया में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो 1 अप्रैल 2024 ही रहेगा। बुक बिगिनिंग फ्रॉम में डाला जाता है जिस डेट से ट्रांजैक्शन होना है, जिस डेट से ट्रांजैक्शन होना है। मान लो 1 अप्रैल से, लेकिन हमारा ट्रांजैक्शन हुआ 1 मई से, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे 1/5/2024 डाल। ये कुछ ज्यादा समझदार निकला, 1/5/2024 डालेंगे। डाल सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। मान लो कि हमारा अक्टूबर में स्टार्टअप हुआ तो हम क्या डालेंगे, 1/10 भी डाल सकते हैं, तो 10/10 भी डाल सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में भले ही जाएगा 1 अप्रैल, लेकिन बुक बिगिनिंग फ्रॉम में क्या जाएगा, जिस डेट से हम कंपनी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो डेट जाएगा किसमें, बुक बिगिनिंग फ्रॉम में। अब ये टैली वर्ड पासवर्ड जो दिख रहा है वो होता है कंपनी के डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। अभी कंपनी में कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है, इसलिए मुझे कोई वर्ड पासवर्ड नहीं लगाना, इसको हम अभी स्किप करते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल लगा देते हैं, मतलब एक नॉर्मल सा ताला लगा देते हैं ताकि कोई भी हमारे कंपनी को ओपन करके ना देख सके। तो पूछ रहा है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, क्या बोलेंगे यहाँ पे, यस। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब ये कि अगर हमारे कंपनी में कोई लॉगिन करने जाए तो पहले उससे आईडी पासवर्ड मांगे, अगर वो सही आईडी पासवर्ड डाले तभी कंपनी को ओपन कर सके, अदरवाइज ओपन ना कर सके। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड भी मैं दे दे रहा हूँ एडमिन, ऐसा। बाकी कोई चेंजेस नहीं करता है, बाकी सारा चेंजेस एज इट इज छोड़ देता हूँ मैं। बेस करेंसी सिंबल क्या होता है, रुपीज ही होता है। फॉर्मल नेम क्या होता है, इंडियन रुपीज होता है। तो कोई यहाँ चेंजेस रिक्वायर्ड ही नहीं है। ऐसे अगर लास्ट तक नहीं जाना है तो कंट्रोल ए प्रेस कर लो, डायरेक्ट ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो सेव करने का तो सोचो, एमएस वर्ड में क्या पढ़े होगे आप लोग, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ कंट्रोल ए का मतलब, और यहाँ क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। अब सेव हो गया तो ओपन करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है कर लो। एडमिन, पासवर्ड क्या है, एडमिन। देखो तो हबनेट के नाम से हमने कंपनी बनाया था, कंपनी ओपन हुआ। अब यही चीज ओपन करके कौन देख ले, तुम दोनों में से कोई, क्या हुआ, अरे वो नहीं बोल रहे, अभी कनेक्ट करो, इन लोग को दिखा दो बस। अब मान लो हमने जो यहाँ कंपनी बनाया और अभी किस मोड में मैं सेटअप किया हूँ, अभी मैंने सेटअप किया है नेटवर्क मोड में, जिसका बेनिफिट ये होगा कि इसी कंपनी में मैं भी यहाँ से एंट्री कर सकता हूँ, एट द सेम टाइम वो भी एंट्री कर सकती है, ये भी एंट्री कर सकती है। जितने लोग कनेक्टेड हैं सारे लोग कर सकते हैं। तो फटाफट चलो तुम लोग के लिए हम पासवर्ड एक सेट कर देते हैं, नहीं तो कैसे काम कर पाओगे। हाँ, कुछ नहीं डालना है, मेरा सिस्टम ब्राउज करना है। ऐसे देखो, रन पे जाना और मेरा आईपी डालना। मेरा आईपी क्या है, 192.168.29.23, इतना लिख करके इंटर करना। कर लोगे, 192.168.29.23 इतना लिख करके इंटर करो, जो भी हमारे सिस्टम से कनेक्टेड हो। नहीं तो एक काम करो ना, तुम हो कनेक्टेड तो तुम्हारा स्क्रीन ही क्यों ना दिखा दिया जाए, ताकि इन लोगों को समझ में आए कि कैसे करना है क्लाइंट साइड से। नहीं तो गूगल क्रोम खोलो, तुमको तो पता ही है, क्रोम कास्ट करके दिखा दो इन लोगों को। तब तक मैं क्या करता हूं, यहाँ मुझे एक पासवर्ड जनरेट करना होगा, तो हम अपना क्यों पासवर्ड आप लोगों को शेयर करें।
अभी टेम्प्रोरी एक हम अकाउंट ही बना देते हैं और उसका पासवर्ड आप लोग को बता देते हैं जिससे कि आप लोग एक्सेस कर पाओ। तो नया अकाउंट बनाने के लिए कंप्यूटर में क्या लिखना पड़ता है, नेट यूज़र, और यूज़र का नाम क्या रख देते हैं, मान लो टैली, यही रख दें, नेट यूज़र टैली, और इसके लिए पासवर्ड रख देते हैं abc@123 और उसके बाद /add एक कमांड डालेंगे। इससे क्या होगा, टैली के नाम से एक यूज़र अकाउंट बन गया होगा मेरे पे। अब अगर मैं यहाँ देखूँ नेट यूज़र, तो यहाँ टैली के नाम से क्या बन गया, एक मेरे पास एक नया यूज़र अकाउंट। चलो बहुत अच्छे। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे रन ओपन करना है। रन पे, हाँ बहुत अच्छे, स्लैश को हटा दो, एंटर। देखो यहाँ क्या मांगा, यूजर नेम पासवर्ड मांगा, तो यूजर नेम में क्या डालेंगे, टैली, जो अभी हमने बनाया है आप लोगों के लिए। पासवर्ड क्या था, abc@123। देखो यहाँ जितने भी फोल्डर हमने बनाए थे वो सारा फोल्डर दिख रहा है, लेकिन अभी कौन सा फोल्डर ओपन करोगे, टैली सॉफ्ट। इसमें टैली ओपन करो जा करके, रन। अब सोचो उसे टैली इंस्टॉल करना पड़ा, नहीं, हमने जो इंस्टॉल किया उसी टैली पे ये भी काम कर रही है, सेम टाइम पे मैं भी काम कर रहा हूँ, सेम टाइम पे और जितने लोग होंगे वो सारे लोग काम करेंगे। और वो जितने भी लोग काम करेंगे एक्चुअली वो सब कहाँ स्टोर होगा, हमारे सिस्टम, एक सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर। एस्केप बटन दबाएंगे यहाँ पे, ऑल्ट डब्ल्यू करोगी, जैसे ही ऑल्ट डब्ल्यू अंदर क्लिक करके, ऑल्ट डब्ल्यू, सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पे आ रहा है क्या, हाँ एंटर करो। सही है। तो ना तो तुमने टैली इंस्टॉल करा, ना तुमने कंपनी बनाया, लेकिन यूज कर पा रही हो। तो आज के लिए इतना ही। कल आप लोग सबसे पहले आधे घंटे का समय देंगे, आप लोग को इतना लैब करके दिखाना है। नेटवर्क का जहां तक समस्या है तो वो हम सेटअप करके छोड़ देंगे, आपको बस अपना आईपी देखने का काम करना पड़ेगा। कैसे आपस में जुड़ेगा उसका टेंशन आप लोग को नहीं है, वो सारा डिवाइस आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। बस आपको अपना आईपी देखना है, फोल्डर बनाना है, शेयर करना है, उसके अंदर इंस्टॉल करना है, ये सारा कुछ। तो कल इसके आगे की कहानी ये अपना होने वाला है। अगर नेक्स्ट हम अपना जर्नी की बात करें तो नेक्स्ट हमारा जर्नी का पार्ट होगा, वापिस से मेरा स्क्रीन शेयर हो गया। इसके आगे अब हमें सीखना होगा 9 नंबर पे कंपनी मैनेजमेंट। क्या सीखना होगा, कंपनी मैनेजमेंट। अब कंपनी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी बनाना, कंपनी का बैकअप करना, कंपनी को डिलीट करना, कंपनी का सिक्योरिटी लगाना, कंपनी अगर डिलीट हो गया तो उसको रीस्टोर करना। तो कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हमें पूरा डिटेल में देखना है कंपनी को कैसे मैनेज किया जाता है टैली में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसे क्लोज करने के लिए क्या शॉर्टकट बताया हूं, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू। वन शॉट में टैली आपका क्लोज हो जाएगा, कंट्रोल क्यू शॉर्टकट का यूज